वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जनरल साइंस का हमने सीरीज जो है स्टार्ट किया है और उसमें बहुत अच्छे हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक अपडेट ये है कि हमने ऑलरेडी जो है रेलवे का एक नया चैनल स्टार्ट कर दिया, रेलवे एग्जाम्स नाम का। जितने भी रेलवे के कंटेंट है, क्योंकि इस साल अगर हम देखें एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, फिर एनटीपीसी, जेई, उसके बाद ग्रुप डी, ये साल भर पूरा एग्जाम जो है रेलवे का चलता रहेगा। इसलिए एक नया चैनल स्टार्ट कर दिया। रेलवे के जितने भी कंटेंट है, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये सारे जो है उसमें हम लगातार जो है ये अपडेट करते रहेंगे, लगातार जो है उसमें लाते रहेंगे। तो इस साल अगर आप कोई भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, मेक श्योर कि उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है उस चैनल में लाया जाए, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाए, बेस्ट ऑफ चीज़ जो है वहाँ पे हम करने का कोशिश कर रहे हैं रेलवे के रिलेटेड। तो जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं, मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जाके बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नया चैनल का नाम है ये है रेलवे एग्जाम्स, उसे आप सर्च मत करना, डायरेक्ट जो है लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ से डायरेक्ट जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफ़ी सारे वीडियोस जो है ये आ चुके हैं ऑलरेडी और बहुत सारे वीडियोस हमने प्लान कर रखा है, तो जरूर जाके उसे सब्सक्राइब करें अगर इस साल आप कोई भी रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गया, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गया, इनको हमने कवर अप कर दिया है। उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो हम फाइनल फेज में है और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन नए चैनल में आपको बहुत कुछ और एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है, सो मेक श्योर कि आप जरूर उसे सब्सक्राइब कर लें। फाइनली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में जो है ये बेसिकली एक्सप्रेस किया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि चीज़ें एक्चुअली हैं क्या, ठीक है, तो आपको ज़्यादा ब्रॉडर यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेरिजन टू प्रीवियस वन जो है, अगर ये कम है तो वो जो है कहा जाएगा कि इट इज़ ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो ऑप्टिकली बेसिकली डेंसर मीडियम होता है और ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है। हम ऐसे ही इन जनरल टर्म में कह देते हैं कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इसीलिए जो है एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये ध्यान रखना, ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में जो है एक्सप्रेस किया जाता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो जो है बेसिकली ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका कंपैरेटिवली जो प्रीवियस जो है मीडियम है उससे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। which are the following device based on the phenomena of electromagnetic induction। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी आसानी से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटा जो है डायरेक्टली आप समझ लें, यहाँ पे डेफिनेशन पे जाएंगे तो फिर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे मोटा मोटा समझाने के लिए जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मैग्नेटिक अगर फील्ड में कोई चेंज आता है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चेंज आता है तो इसकी वजह से जो है वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इसी वोल्टेज को जो है एक अलग नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में, इसमें नाम दिया गया ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ इसका नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे ये बताया गया है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है इसके वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, और क्योंकि वोल्टेज प्रोड्यूस होता है इसके वजह से जो है करंट प्रोड्यूस होता है। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत सिंपल वे में जो है समझाने का कोशिश किया जा रहा है ताकि आप समझ लें कि है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस पे जो है जनरेटर जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब नोट डाउन कर लें। ट्रांसफार्मर जो है यही प्रिंसिपल पे काम करता है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है जिसकी वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसके वजह से ही करंट प्रोड्यूस होता है। अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि बुक में जो डेफिनेशन दिया गया है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड which then produce the induced current। ये जो है इसका डेफिनेशन है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखने का ये जरूरी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रिंसिपल पे जो काम करते हैं यहाँ पे जो डिवाइसेस दिए गए हैं, तो जनरेटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर जो है इसी सेम फेनोमेना पे जो है ये काम करते हैं। और ये जो लॉ लाया गया था ये मैक्सवेल और फैराडे के द्वारा लाया गया था, और फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में यही समझाया गया है। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज द पॉइंट कॉल। तो कोई भी स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे पोल कहते हैं। एज सिंपल एज इट इज। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, पोल। द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स टू
मास इंटू एक्सेलरेशन ये होता है। तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशन में यही जो है हम फोर्स इक्वल्स टू mg लिख देते हैं। ये जो है एक्सेलरेशन है ये, और ये जो स्मॉल g है ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसीलिए जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में आप ज़्यादातर देखेंगे w फोर्स को कहीं कहीं w दिया गया, w इज इक्वल टू mg या फिर f इज इक्वल टू mg ये बताया गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यही बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ है, और ग्रेविटेशन में f इज इक्वल टू mg जो है ये लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, f इज इक्वल टू ma, ये इसका सही जवाब है। अब इसी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, मान लीजिए फोर्स का आपको यूनिट पूछा गया है लेकिन आपको यूनिट पता नहीं है, ठीक है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ तो पता है, इससे तो निकाल सकते हैं ना, F इक्वल टू ma, ये तो पता है। मास किस में हम मेजर करते हैं, केजी में। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो फार्मूला का बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे फिजिक्स में वैल्यू है, इससे काफ़ी सारे जो है कंडीशनल क्वेश्चंस, इस तरह की चीज़ों को याद रखने का जरूरत नहीं पड़ता, आराम से आप जो है ये निकाल पाते हैं। वो जो द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट सेस्मिक वेव, द फास्टेस्ट सेस्मिक वेव जो है ये पी वेव है, प्राइमरी वेव है। फास्टेस्ट इसलिए क्योंकि सेस्मोग्राफ में इन्हें ये वाला वेव जो है ये सबसे पहले जो है इसे डिटेक्ट किया जाता है, प्राइमरी वेव, या फिर जो है ये पी वेव इसे जो है कहा जाता है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन भी बनता है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सेस्मिक वेव कौन सा है, तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो ये है सेस्मिक वेव है ये है एल वेव, ये नोट डाउन आप कर लें, ठीक है, क्योंकि ये जो है अपर पार्ट ऑफ द जो अर्थ है इसे जो है ये इफेक्ट करता है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर होता है। तो इसे जो है लॉन्ग पीरियड वेव कहा जाता है या फिर एल वेव कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सेस्मिक वेव। विच द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोलर पावर सिस्टम, तो सोलर पावर सिस्टम से कौन सा रिलेटेड है, तो ये है फोटोवोल्टेक इफेक्ट। फोटोवोल्टेक इफेक्ट जो है ये सोलर पावर सिस्टम से जो है रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मोटा मोटा, ताकि आपको समझ में आ जाए, जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से यहाँ पे समझाया जा रहा है, ताकि समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आप गलती ना करें। ये है इसीलिए जितना सिंपल वे में हो रहा है उतना सिंपल वे में समझाया जा रहा है। मेक श्योर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार शेयर जरूर कर लेना यार। काफ़ी सारे ऐसे गरीब स्टूडेंट हैं जो अच्छा कोचिंग्स में नहीं जा सकते हैं, अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह के जो वीडियोज़ है ना उन तक पहुँचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है शेयर भी कर दें वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें भला हो सकता है। तो सोलर पावर सिस्टम में होता क्या है, लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। कुछ सर्टेन सेमीकंडक्टर मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जाता है जिसे हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। यही जो है ये बेसिकली होता है, यहाँ पे सर्टेन सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ होता है, ये हमने बताया है। ये अंदर नहीं जाते हैं, इसका जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है। इन दोनों को ज्वाइन करके जो है बेसिकली ये सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाया जाता है। क्योंकि क्लास 10 तक ही जो है ये साइंस का सिलेबस है और क्लास 10 में इतना ज़्यादा पी टाइप एन टाइप इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं दिया गया है, इसीलिए जो ये बेसिक आपको याद रखना है कि सोलर पावर सिस्टम में फोटोवोल्टिक जो है इफेक्ट से ये काम करता है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन सर्टेन सेमीकंडक्टर मटेरियल व्हिच इज नोन एज फोटोवोल्टिक इफेक्ट। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन आई कैन गिव यू टू मेक यू अंडरस्टैंड। Which earthquake waves involve in transverse displacement, तो कौन सा earthquake wave जो है ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट में इन्वॉल्व है, ये है एस वेव। एस वेव जो है ये ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट में इन्वॉल्व जो है होता है, ठीक है। तो बाकी सारे पी वेव एल वेव तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। Which of the following is not based on Archimedes principle, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जरूर पढ़ना। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आपको हम समझाए यहाँ पे देते हैं, ताकि आप समझ लें कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इतना आप अगर याद रखते हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे जो है डिजाइन ऑफ शिप एंड सबमरीन ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हाइड्रोमीटर लैक्टोमीटर ये सारे जो हैं ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। डिजाइनिंग ऑफ एरोप्लेन विंग्स ये दूर दूर से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ये जो है ये सही जवाब है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में। विच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है इसे रेजिस्टिव हीटिंग भी कहा जाता है, याद रखना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है इसे जो है रेजिस्टिव हीटिंग भी कहा जाता है। जितना ज़्यादा रजिस्टर यहाँ पे लगाएंगे, जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ रजिस्टर लगाएंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ में हरदम हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो मटेरियल होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ये बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। इसी तरह का जो है मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो फ्यूज में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज बेसिकली रेजिस्टिव हीटिंग, तो यहाँ पे ये देखने हमें जरूर मिलेगा। उसके अलावा अगर हम देखें इलेक्ट्रिक आयरन में, तो ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस वाली बात है कि ऑब्वियसली इसमें जो है हाई रेजिस्टिव मटेरियल यूज़ किया गया, जिसकी वजह से ये हीट हो रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब के जो फिलामेंट्स हैं वो भी जो है हाई रेजिस्टिव जो है फिलामेंट बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उनका जो है रेजिस्टिव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक प्लग और स्विच जो है ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे पूछा गया नॉट बेस्ड, तो ये बेस्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक प्लग एंड स्विचेस आर नॉट बेस्ड ऑन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड डैश मटेरियल। तो एग्जांपल एक है बटर पेपर। बटर पेपर में आप ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं कि हाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्लियर नहीं ले जो है ये नहीं देख सकते, तो इन्हें जो है ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है। उसके ट्रांसपेरेंट यानी कि कोई ग्लास है पूरा ट्रांसपेरेंट है, इधर से उधर पूरा आपको दिख रहा है, आर पार जो हम कहते हैं इधर से उधर दिख रहा है, तो इसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे। वुड का अगर दिया गया तो ओपेक कहेंगे, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह ट्रांसपेरेंट अभी आप समझ गए, ट्रांसल्यूसेंट भी समझ गए। ट्रांसल्यूसेंट का और भी एग्जांपल है, फ्रॉस्टेड जो ग्लासेस हैं ये भी ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल है। दिख रहा है कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है, थोड़ा ब्लर जो है कर दिया जाता है ग्लास को यहाँ पे बेसिकली, तो इस वजह से जो है ये आपको क्लियरली नहीं दिखता है। आगे बढ़ते हैं। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो अंडर वाटर जो है ये सीप और सबमरीन्स के द्वारा जो है सोनार को यूज़ किया जाता है। ये मदद करते हैं बेसिकली टू डिटेक्ट दम डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड जो है इसे डिटेक्ट करने में ये मदद करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म जो है बहुत जगह जो है ये ऑलरेडी जो है ये आपको पूछा गया है एग्जाम में, तो बिल्कुल याद रखना। सोनार का जो है ये फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। इसका जो फुल फॉर्म है ये है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, ये इसका जो है फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। व्हिच एनर्जी ऑफ विंड डज विंड मिल यूज़। तो कौन सा एनर्जी विंड मिल यूज़ करता है, तो इसका सही जवाब है यह है काइनेटिक एनर्जी। पहले ही आपको बताया गया था काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन। तो विंड के मोशन के वजह से जो है ये क्या होता है, विंड मिल्स की जो टर्बाइन्स है वो रोटेट करते हैं, जिसके वजह से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये ड्यू टू मोशन होता है। तो विंड का जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है ये मूव करता है, जिसकी वजह से ये विंड के जो टर्बाइन्स हैं, ठीक है, विंड टर्बाइन से इन्हें रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाई डिटेक्टर मशीन। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ रखना या डिस्कस नहीं करना है, जैसा आपको ये याद रखना है, इतना ज़्यादा इन डेप्थ है नहीं चीज़ें जो क्लास 10 में है। तो लाई डिटेक्टर मशीन याद रखना, पॉलीग्राफ जो है इसी से ही लाई डिटेक्ट जो है किया जाता है। तो लाई डिटेक्टर मशीन जो है ये पॉलीग्राफ को कहा जाता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग डैश एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। W=mg बोला था हमने, weight=mg थोड़ा देर पहले, क्योंकि ग्रेविटेशन में आप देखेंगे तो फोर्स को ही जो है वेट जो है बताया गया है। जो है मान लीजिए ये मास रखा हुआ है तो नीचे की ओर जो है यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इसे हम mg कहते हैं। तो W=mg या F=mg दोनों ही यहाँ पे जो है वाइस वर्सा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो है स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली फोर्स जो है ये मेजर करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस जो वेट है बॉडी का, वेट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल, ये आपको पता होना चाहिए। मास जो है ये एक्चुअल जो है वेट होता है बॉडी का। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये वेट मेजर करता है, ये फोर्स मेजर करता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू जो होता है ये होता है 746 वाट्स जो है ये होता है। 746 वाट जो है ये होता है 1 हॉर्स पावर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, इतना वैल्यू होता है, ये याद रखना, काफ़ी बार बना है क्वेश्चन यहाँ से। डैश एक्सपेंशन मेक्स द आईफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग द समर्स। तो आईफिल टावर जो है ये समर्स के दौरान थोड़ा टॉल हो जाता है और विंटर्स के दौरान थोड़ा सा हाइट इसका श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा ये सेंटीमीटर्स में ही होता है। तो मेटल जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू टेम्परेचर, हीट की वजह से एक्सपैंड होता है, ज़्यादा कूल हो जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएंगे। तो बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये देखने मिलता है। मेटल जो है ये याद रखना, इसीलिए जो मेटलिक स्केल्स है ना इनको जो है कोल्ड टेम्परेचर में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये श्रिंक होकर थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, इसी वजह से जो है ये किया जाता है। तो स्केल्स जो मेटलिक स्केल्स जो हैं ये बेसिकली जो है यूज़ नहीं किए जाते हैं। थोड़ा बाहर में जो है थोड़ा अलग जो है ये साउंड बिल्कुल आ रहा है ड्यू टू सब मूवमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं इसी वजह से, लेकिन थोड़ा उसको इग्नोर जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर फोकस आपका जो है इसी में ही होना चाहिए जो पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, बाहर के डिस्टर्बेंसेस तो फिर होते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये रियल लाइफ भी एक एग्जांपल है कि पढ़ाई पे फोकस रहना चाहिए, बाहर में जो चल रहा है उस पर फोकस आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा जो हम जहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके साइड में रोड्स हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा आपको अलग अलग जो है ये लोग जा रहे हैं या गाड़ी का जो है ये साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन उसे इग्नोर करें। फोकस जो है ये स्टडी में हरदम रहना चाहिए, क्योंकि एक ही टारगेट है कि हमें एग्जाम निकालना है, चाहे एलपी आप टेक्नीशियन जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट हमें करना है। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, तो 1 किलोग्राम वेट क्या होगा इक्वल्स टू, तो अभी हमने बोला था 1 किलोग्राम जो है ये वाला फॉर्मूला याद रखना जो ग्रेविटेशनल के लिए, वेट इक्वल्स टू mg। और यहाँ पे हमें जो है अगर हम यहाँ पे मास जो है अगर 1 किलोग्राम लेते हैं और यहाँ पे स्मॉल g का जो वैल्यू लेते हैं ये 9.8 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि F=mg होता है, यहाँ पे W=mg आपको बताया गया, तो F=mg होता है तो फोर्स ही तो निकालना है, ठीक है। तो m जो है 1 किलोग्राम दिया गया है, 9.8 जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g होता है, तो ये 9.8 होता है, तो 9.8 न्यूटन जो है ये इसका जो है ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसी तरह अगर 2 किलोग्राम दिया होता
तो mg यही करना है, F=mg, यहाँ पे 2 इंटू कर देना 9.8 से। 3 किलोग्राम दिया रहता, ग्राम में दिया होता तो पहले 300 ग्राम दिया है तो इसको पहले केजी में कन्वर्ट कर देना, 0.33 ग्राम में कन्वर्ट कर देना, फिर जो है ये आसानी से जो है ये हो जाने वाला है। टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्सन इज कॉज ड्यू टू, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, इधर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑब्वियसली सभी को पता है कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है उसमें तो अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता ही है, रिपल्सन होता ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इसमें भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो है प्रेजेंट होता है। टू ऑब्जेक्ट कॉज बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है फोर्स इसमें देखने मिलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो है ये अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है ये होता रहता है। इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो है ये बेसिकली जो है इसे वोल्टेज जो है कहा जाता है। सिंपली यहाँ पे याद रखने वाला ये चीज़ है, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो है इसे वोल्टेज जो है ये कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट कार टायर्स, तो कार टायर्स जो है ये धीरे धीरे घिस क्यों जाते हैं, तो ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से घिस जाते हैं। देखिए कार टायर्स में अलग अलग जो है यहाँ पे थ्रेड्स बनाए जाते हैं, डिजाइन जो आप देखते हैं, तो ये बेसिकली फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। रोड्स और जो है कार में फ्रिक्शन बना रहे, ठीक है, ताकि बारिश के दिन में खासकर देखिए अगर ये टायर घिस गया है तो इसकी वजह से क्या होता है, कार स्किट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए जो है ये बनाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है, जो यहाँ पे कार में थ्रेड देखते हैं, तो ये जो है घिसते रहते हैं धीरे धीरे ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ऑयली फ्लोर बिकॉज, तो ऑयली फ्लोर में चलना क्यों ज़्यादा जो है डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बहुत कम होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है जिसकी वजह से चलने में दिक्कत होता है, स्लिप अप हो सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग डैश एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, तो स्प्रिंग बैलेंस अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, सेम उसी तरह का ही है, लैंग्वेज जस्ट चेंज किया गया, फोर्स। ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन सनराइज इज एडवांस एंड सनसेट इज डिलेड अबाउट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सनराइज जो है ये 2 मिनट एडवांस होता है और 2 मिनट डिले हो जाता है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 मिनट्स लगता है, ठीक है। 120 सेकेंड्स भी आपको यहाँ पे कहीं कहीं देखने मिलेगा, तो एग्जामिनर के हिसाब के ऊपर है कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, कैसे वो इन वैल्यूज को, यूनिट्स को जो है ये डाल रहा है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। साउंड इज ए काइंड ऑफ, तो साउंड जो है इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, ये आपको याद रखना, इट्स ए काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं साउंड एक एनर्जी कैसे है, प्रूव नहीं करना है हमें, प्रूव करने जाएंगे तो पूरा थियोरेटिकल पेपर्स अभी लाना पड़ेगा, फिर उनको डिस्कस करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा जाएगा। बेसिकली आप याद ही रखें कि साउंड जो है ये इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। द साउंड इज इन ऑडिबल रेंज इज नोन है, तो साउंड जो है ऑडिबल रेंज में जो साउंड होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे जो है हम सोनिक साउंड जो है ये कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो यहीं पे ये वीडियो को खत्म करते हैं, और भी पार्ट्स आते रहेंगे, लेकिन मेक श्योर कि नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, कंटिन्यूअसली उसमें हम जो है नए नए वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।